नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज भारत का भूगोल, संपूर्ण भूगोल बताएंगे और ये तैयारी होगा टीचर बीपीएससी टीचर 3.0 का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और झारखंड टीचर के लिए भी इसमें तैयारी होगा। तो आज भारत का भूगोल से शुरू करेंगे, काहे कि भारत का भूगोल से और बिहार का भूगोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कम से कम भारत के भूगोल से 15 से 16 क्वेश्चन आता है। फिर बिहार का भूगोल से 7-8 गो क्वेश्चन आ जाता है, करेंट और भूगोल मिला के। इसी प्रकार विश्व का भूगोल से भी आ जाता है क्वेश्चन, 7-8 विश्व का भूगोल से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो शुरू करते हैं। भारत का भूगोल परिचय। भारत के नाम के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में आर्यों का पौराणिक कथा जो होता है, आर्यों का पौराणिक कथा, तो पौराणिक कथा राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा भारत। इसका नाम इसका नाम हिंदुस्तान भी है इसका नाम हिंदुस्तान भी है, जिसे फारसियों ने सो के जगह पर हो कहते थे। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, हिंदू हिंदू करते थे, इसीलिए इसका नाम सिंधुस्तान सिंधुस्तान के स्थान पे हिंदुस्तान नाम दिया गया। और ये फारस वासियों ने नाम दिया। यूनान वासी और रोम वासी सिंधु को इंडस कहते थे। यूनान और रोम वाले सिंधु नदी जो उत्तर पश्चिम में है, भारत का उत्तर पश्चिम में, तो वो सिंधु नदी को इंडस नदी, और इसके पूर्व की भूमि को, सिंधु नदी के पूरब जो है ना, पूरब की भूमि मैदान जो है और नदी, इस सारे भूमि को इंडिया कहते थे। सिंधु नदी के पूरब को इंडिया कहते थे और भारत अंग्रेजी इंडिया कहते थे। अतः इंडिया नाम यूनानियों की देन है। क्या है? यूनानियों का देन है। इंडिया यूनानियों ने कहा। यूनानी रोमवासी सिंधु को इंडस कहते थे, सिंधु नदी को इंडस नदी, और वर्तमान में इसे हिंदी में भारत तथा अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। अभी इंडिया कहा जाता है अंग्रेजी में, ये यूनानियों का देन है। अब भारत का ये स्थिति है, यहाँ से ये पूरा एरिया, ये ऐसे जो है, ये पूरा ये हमारा भारत ही था, जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया है अलग होने के बाद। ये हमारा प्यारा सा भारत है। ये था मेरा पहले का भारत, और ये अभी का भारत है। इतना इधर ऐसे कट कर देंगे, और इधर ये बांग्लादेश भी बीच में कट हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। और ये पहले ये भारत जो है ना, सॉरी, ये बर्मा भी था हमारे, म्यांमार जो भी कहते हैं, बर्मा भी था हमारे भारत में। तो ये भारत का स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, आकार और विस्तार देख लेते हैं। भारत में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। दक्षिणी अक्षांश और या उत्तरी अक्षांश नहीं बोलेंगे, हमेशा दक्षिण, भारत की दक्षिणी
जो छोर है अरब सागर में जो है, हिंद महासागर में सटा हुआ है जो, इसे भी उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो उत्तर दिशा में है, लेकिन इसे भी उत्तरी अक्षांश कहेंगे, क्योंकि हमारा भारत जो है ग्लोब पर ये उत्तर पूर्व स्थिति में है अवस्थित, इसीलिए उत्तरी अक्षांश नहीं कहेंगे, उत्तरी उत्तर दिशा में है इसीलिए उत्तरी अक्षांश। और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूरब, यहाँ पूरब बोलेंगे काहे कि ये हो गया पूरा पश्चिम, ये हो गया पूरब, इसीलिए हम इसे पूर्वी देशांतर बोलेंगे। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारतीय मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी है। मुख्य भूमि से दूर जो है, भारत के मुख्य भूमि से दूर जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित क्या है, तो स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और ये भूमध्य रेखा से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 45 मिनट है, इसमें 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के मध्य स्थित है। ये अंडमान निकोबार जो है, ये 14 डिग्री से 92 डिग्री अक्षांश, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये अक्षांशीय विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 6 डिग्री 45 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और 92 डिग्री, क्योंकि 97 डिग्री में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है तो उससे कम ही आएगा इधर, काहे कि यहाँ आ जाता है 97 डिग्री, ये यहाँ पर जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा अंडमान निकोबार यहाँ से स्थिति, इसका जो है अवस्थिति, सॉरी, यहाँ से इसका अवस्थिति यहाँ इधर है अंडमान निकोबार का, तो यहाँ है 6 डिग्री, यहाँ पे है 6 डिग्री 45 मिनट। दक्षिणी निकोबार जो है सबसे दक्षिणतम निकोबार या महानतम निकोबार, महान ग्रेट निकोबार जिसे कहेंगे, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट पे अवस्थित है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जिसे कहते हैं। और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ जो है 90 डिग्री और 92 डिग्री और 94 डिग्री के बीच है, 92 और 94 के बीच में ये अवस्थित है। तो पूर्वी देशांतर में के मध्य अवस्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। सबसे उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर राज्य अभी कहा जाता है, लेकिन लद्दाख में है इंदिरा कॉल। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर, मुख्य भूमि से दक्षिणी छोर लगभग 2 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। 8 डिग्री और 6 डिग्री 45 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में 2 डिग्री लगभग का अंतर है। और भारतीय मुख्य भूमि से लगभग भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप समूह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 12 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अब यहाँ आ गया 71 और 74 पूर्वी देशांतर के मध्य, क्योंकि हमारा जो ये गुजरात है ये 68 डिग्री पे है, 68 डिग्री 7 मिनट।
और यह है 68 डिग्री 7 मिनट। तो और ये है मेरा लक्षद्वीप, यहाँ पे है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप, यहाँ पे है मिनिकॉय, और ये हुआ लक्षद्वीप। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। तो यहाँ 68 डिग्री है, तो यहाँ 68, 69, 70, 71 ऐसे करते करते यहाँ अवस्थित जो आएगा ये आ जाएगा हमारा 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 74 डिग्री के मध्य अवस्थित है हमारा लक्षद्वीप समूह। और 8 डिग्री उत्तर अक्षांश से लेके 12 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में है। और यहाँ जो है 8 डिग्री है, इसी के बीच में है 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा उत्तरी अक्षांश रेखाएं बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ आके 37 डिग्री 6 मिनट आ जाता है, उसी तरह। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ गए आप। 71 से 74 डिग्री के बीच में है लक्षद्वीप, भारत की अवस्थिति। अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छी से समझ गए होंगे, आशा करती हूँ। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है, 3214 वर्ग किलोमीटर है। जबकि कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश, जबकि कच्छ की रण से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरब से लेके पश्चिम दिशा तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर जो है ना पूरब से पश्चिम, सॉरी उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर से दक्षिण, ये भारत की जो है ये उत्तर से ये दक्षिण, ये हो गया आपका 3214 वर्ग किलोमीटर। ये तो ये ज्यादा लंबाई है हमारा, देखने में लगता है कि ये कम है लेकिन ये ज्यादा है, 3214 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ से जो यहाँ है हमारा अरुणाचल प्रदेश तक पश्चिम से पूरब, तो ये है 2933 वर्ग किलोमीटर। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सॉरी उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबाई है इसके। और भारत के सभी स्थानों के लिए एक निश्चित समय ज्ञात करने हेतु 82.5 डिग्री मानक समय जो है भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 82.5 डिग्री पर है, 82 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है, जो हमें भारत का मानक समय देता है। और यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, जो प्रयागराज में है। और मिर्जापुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, जो भी ऑप्शन में आए उसे टिक कर देना है। और गुजरती है मानक समय के कारण ही भारत के सभी स्थानों की घड़ियां एक समय दर्शाती है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ के रण से 2 घंटे पहले होता है सूर्योदय, और सूर्यास्त 2 घंटा बाद में होता है। 82.5 डिग्री यामोत्तर को मानक यामोत्तर चुनने के कारण यह है कि विश्व के देशों में आपसी समझौते के कारण के अंतर्गत मानक यामोत्तर 60.30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। आपसी समझौते के अंतर्गत 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच आधे घंटा का समय अंतर हो जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और ये 35 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ है, ये दोनों।
ये नीचे आ जाता है 35 डिग्री, इसके ऊपर आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसे यहाँ दिया है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी। उसी तरह यहाँ दिया है ये पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट है ना, ये उत्तरी अक्षांश है। ये भी उत्तरी अक्षांश ही कहलाएगा, ये भी उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये इसके नीचे ये हो जाएगा 7, ये 6, ऐसे करते करते यहाँ 0 आ जाएगा, जो कि भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है। तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर हमारा भारत अवस्थित है, भारत का फर्स्ट पॉइंट भूमध्य रेखा से। इसीलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसीलिए इसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। भारत विश्व का बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां देश। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको ऐसे लिखेंगे 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसको 3.3 मिलियन ऑप्शन में भी आता है, इसमें लगभग करके बताया जाता है 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत से भौगोलिक क्षेत्रफल में 6 बड़े देश, भारत से जो है 6 बड़े देश है, जिसका नाम इस प्रकार है। रूस है, कनाडा है, चीन है। पहले रूस, विश्व का भूगोल जब देखेंगे ना तो रूस हमारा यहाँ आ जाएगा, एशिया में है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में आ जाएगा कनाडा। फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं सॉरी, उसके बाद यहाँ चीन आ जाएगा। फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का जस्ट नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद ब्राजील आ जाएगा, साउथ अमेरिका में ब्राजील आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये देश का नाम है। और अफ्रीका में उतना बड़ा देश नहीं है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के देश का नाम आए। ये सब का एशिया देश, एशिया का 2 देश आ गया, उत्तरी अमेरिका का 2 देश आ गया, दक्षिणी अमेरिका के 1 देश आ गया और ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार 7 बड़े देशों में से एक भारत भी है, जो कि 7वां देश भारत आ गया। तो अब चलते हैं आगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा अवस्थित है, और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, और कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के ठीक बीचों बीच गुजरती है, और इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा, अगर पूछेंगे कि हमारे भारत को 2 बराबर भागों में कौन कौन सी रेखा बांटती है, तो कर्क रेखा। दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है, सही बात है, दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है। अतः इस रेखा के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में भारतीय महाद्वीप धीरे धीरे संकरा होता जाता है, और हिंद महासागर को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो एक ये भारत की अवस्थिति जो है, ये हिंद महासागर है ये, और ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया। हिंद महासागर को ये 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि भारत जो है हिंद महासागर को क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटता है। ये आ जाएगा, अगर पूछेंगे मैम कौन सा महाद्वीप हिंद महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो भारतीय महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप।
इनके पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इन समुद्रों ने अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया, इन समुद्रों ने, कौन सा समुद्र है, हिंद महासागर जो है, इन समुद्रों ने अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के व्यापारिक सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर, दूसरा फैक्ट है, आगे वाला फैक्ट, कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पूरब से पश्चिम की ओर हजारों किलोमीटर लंबी अवच्छिन्न श्रृंखला की भांति खड़ा है। हिमालय जो है हमारा बहुत हजारों किलोमीटर लंबी है और एकदम खड़ा है चट्टान की भांति हमारा हिमालय, जो कि हमारे भारत का ताज कहा जाता है। और बहुत से जलवायु हमारे भारत के आर्थिक राजनीतिक स्थिति का ये हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, इससे हमारे भारत को सुदृढ़ बनाते हैं, आर्थिक राजनीतिक स्थिति से सुदृढ़ है इन्हीं के हिमालय पर्वत के कारण। आगे, उस पर्वत तंत्र का अंग है, उस पर्वत तंत्र का अंग है जो एशिया के हृदय स्थल में संसार की छत अर्थात पामीर से चारों ओर विकीर्ण, पामीर का पठार जो है हमारे हिमालय के ऊपर जस्ट ऊपर में है, विकर्ण होती है, विकर्ण की तरह हिमालय पर्वत की ऊंची और अपारगम श्रृंखलाओं ने भारत का संपर्क ट्रांस हिमालय क्षेत्र से नहीं होने दिया। उनकी ऊंची नीची पर्वत श्रृंखलाओं के कारण मध्य हिमालय से भारत में प्रवेश कुछ दर्रों से ही संभव है। तो मध्य हिमालय जो है हमारा, मध्य एशिया से भारत में प्रवेश होता है और ट्रांस हिमालय से नहीं होता है, क्योंकि उसका जो है दरारें संपर्क ऊंची नीची है, इसीलिए वो पारीगम है जिसे पार नहीं किया जा सकता है उस श्रृंखला से, इसीलिए मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया जा सकता है। ये हुआ स्थल रूट। इन ऊंची नीची पर्वत श्रृंखलाओं के कारण मध्य एशिया में भारत में प्रवेश कुछ दर्रों से ही संभव है। इन पर्वतों से घिरे होने के कारण भारत की एक रूपता को बल मिलता है। ये भारत की अवस्थिति है, स्थिति और उसका महत्व, भारत की स्थिति और उसका महत्व। ये रहा हिंद महासागर, ये ग्रेट निकोबार, ये अंडमान सागर हो गया, इधर इंडोनेशिया आ जाएगा, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप आ जाएगा, जो कि महान निकोबार से अलग होता है, ग्रेट निकोबार से। उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी, आगे उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में अवस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी भाग से भारत लगभग समान दूरी पर स्थित है। भारत क्या है, समान दूरी पर स्थित है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग एवं समुद्री मार्ग इनकी सीमा से इसके तट के निकट से होकर निकलते हैं। इस प्रकार पूर्वी देशों से पश्चिमी देशों की ओर तथा पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व की ओर जाने वाले प्रमुख व्यावहारिक मार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। भारत और पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर ये मार्ग चीन, जापान को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण पश्चिम, ये भारत का जो है ये, और दक्षिण और पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यहाँ से है। ये फैक्ट थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। भारत से पूरब और दक्षिण पूरब
भारत का से ये पूरब हो गया और ये दक्षिण पूरब हो गया की ओर। ये मार्ग चीन, भारत से पूरब, दक्षिण पूरब और चीन व जापान को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, चीन और जापान को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देशों और पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका को दक्षिण में श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को जाते हैं। स्वेज नहर के निर्माण ने भारत की अवस्थिति, स्वेज नहर के निर्माण में भारत की अवस्थिति का महत्व। अगर हमारा स्वेज नहर है तो भारत का अवस्थिति का महत्व क्या है? पूछेंगे कि मैं स्वेज नहर को बनने से भारत को क्या लाभ मिला या उसकी अवस्थिति से हमें क्या लाभ है। तो ये है कि क्योंकि इसके द्वारा पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी भाग जो है, यूरोपीय देशों और भारत के पश्चिम तटीय, भारत का पश्चिमी भाग में है यूरोप, स्वेज नहर भी पश्चिम तटीय पश्चिम तटीय बंदरगाहों के बीच लगभग 4800 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। 4800 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। अगर स्वेज नहर नहीं बनता तो भारत और यूरोप के बीच में 4800 किलोमीटर अधिक दूरी का फासला रहता। अतः स्वेज नहर और पूर्व में मलक्का जल संयोजक, पूरब में मलक्का जल संयोजक के आरंभ होने से लगभग सभी जलयान भारत से होकर निकलते हैं। इससे दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति का महत्वपूर्ण दिखाई देता, भारत की स्थिति महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। सब हो गया दक्षिण एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली आदि देशों तक, पश्चिम की ओर अरब फारस और अरब फारस की खाड़ी जो हो, अरब सागर, फारस की खाड़ी, मिस्र, यूनान, रोम तक भारतीय व्यापारों के जहाज, विभिन्न प्रकारों की बहुमूल्य वस्तुएं, गरम मसाले जैसे मोती, हीरे, जवाहरात, सोना, रेशमी, सूती वस्त्र, खड़े खांड व कलात्मक वस्तुएं आदि ले जाया करते थे। दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, पल्लव आदि राज्यों ने तो पूर्वी देशों में उपनिवेश तक स्थापित किए थे, जहां आज भी भारतीय संस्कृति के चिन्ह प्रमाण के रूप में उपलब्ध होते हैं। बौद्ध धर्म का दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में तेजी से फैलने का कारण ही भारत का भौगोलिक स्थिति के महत्व को दिखाता है। अब वायु मार्गों की दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तम कही जा सकती है, क्योंकि पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व चीन, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले वायुयान भारत से होकर ही निकलते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जहां पर ठहरकर वायुयान ईंधन एवं यात्री लेते हैं। ये हो गया वायुयान ठहरने का जगह, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यहाँ पर रुककर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पर वायुयान में मुख्य रूप से ईंधन और यात्री यहाँ आते हैं। आपातकालीन स्थितियों में वायुयानों की तकनीकी खराबियों को भी दूर किया जाता है। अब अगला फैक्ट ये है कि हिंद महासागर
के तट पर जितने भी देश अवस्थित हैं, उनमें भारत की तटीय सीमा हिंद महासागर के साथ सबसे अधिक है। क्या है? हिंद महासागर के साथ सबसे अधिक तटीय सीमा है। स्थलीय स्थिति, अगला फैक्ट है स्थलीय स्थिति की दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा पीडीएफ है, और ये ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट में बेस्ट पीडीएफ है। कहेंगे तो एनसीईआरटी की पूरा सार है इसमें, निचोड़। इसीलिए सबसे अच्छा हमको यही लगा। किताब भी मैं देखी, किताब में थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसमें हर एक चीज़ दिया गया है जो किताब में है। और अगर आप बोलेंगे तो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी या ऑथेंटिक बुक भी रेफ़र कर सकती हूँ, और उसे भी मैं पढ़ा सकती हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 बड़े प्रायद्वीप। आगे ये है कि दक्षिण एशिया के 3 बड़े प्रायद्वीपों में भारत सबसे बड़ा, और अन्य 2 प्रायद्वीपों अरब तथा हिंद चीन के बीच में स्थित होने के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है कि दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया का महत्व जो है, 3 बड़े प्रायद्वीपों में भारत सबसे बड़ा है। दक्षिण एशिया में जो प्रायद्वीप है उसमें से सबसे बड़ा प्रायद्वीप भारत है, और अन्य 2 प्रायद्वीप जो है अरब सागर और हिंद चीन के बीच में स्थित होने के कारण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे।